टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। लेखपाल की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए ग्रामीण प्रवेश का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर रहा है, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये वीडियो देखिएगा और प्रश्नों को हल कीजिएगा तो मुझे लगता है बड़े आराम से 25 में से आपके 23 प्लस नंबर आ जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग से पढ़ेंगे। सिलेबस में इसका जो पहला जो पार्ट है इसका, और उसको आप समझें कि ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में क्या था। जो ग्रामीण जो विकास है, ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में की बात कर रहा है, ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो प्राचीन काल से लेकर आज तक जो ग्रामीण का जो विकास हुआ है, गांव का जो विकास हुआ है, उसको लेकर के ये यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम ग्रामीण की बात करें तो हमारा जो मनुष्य का जो जीवन है वो तो पाषाण काल से ही स्टार्ट हो गया है, यानी पाषाण काल से लेकर के आज तक की बात मैं कर लेता हूँ। और यहाँ से आपका जो सारे प्रश्न इतिहास के भी कवर हो जाएंगे और ग्रामीण विकास के भी कवर हो जाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और ये ग्रामीण प्रवेश का मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने बृहद चर्चा की है संभावित आने वाले प्रश्नों की। और इस क्रम में मैं केवल आपके पास 25 हैं, ये 25 ही वीडियो बनाऊंगा। इन 25 वीडियो में आपको सारे के सारे लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी 25 वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके 23 प्लस नंबर आ जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि आप पाषाण काल तक किया, यानी मनुष्य ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, यह पूछा जा सकता है। हथियार के रूप में यानी पत्थर का प्रयोग किया था उपकरण के रूप में। और ये कौन सा पत्थर था, शुरुआत में जो पत्थर यूज किया गया था, तो ये भी पूछा जा सकता है आपका क्वार्टजाइट के रूप में। यानी पाषाण काल की बात कर रहे हैं, पाषाण काल में कौन सा पत्थर यूज किया गया था। पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि पाषाण काल में आपका 3 डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं। पाषाण काल में कितने 3 डिवीजन देखने को मिलते हैं। एक है हमारा पुरापाषाण काल, और दूसरा जो है आपका है वो है मध्यपाषाण काल, और जो तीसरा है वो है आपका नवपाषाण काल। तो ये मैं इस काल तक आपको क्यों लेके गया हूँ, उसका एक कारण है, क्योंकि जो पुरापाषाण काल में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुरापाषाण काल में मनुष्य ने क्या सीखा। तो हथियार बनाना इसने सीखा, और हथियार बनाना अर्थात यानी उपकरण बनाना इसने सीख लिया था। साथ ही इसने पुरापाषाण काल में चित्रकला भी सीख ली थी। क्या सीख ली थी? चित्रकला का विकास कर लिया था। और चित्रकला का जो प्राचीनतम जो साक्ष्य है हमें भीमबेटका से मिलता है। कहाँ से मिलता है? भीमबेटका से चित्रकला का हमें प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलता है। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि भीमबेटका कहाँ पर है, तो ये भीमबेटका आपकी मध्य प्रदेश में है। यानी पुरापाषाण काल में जो मनुष्य रहता था उसने कृषि का विकास नहीं किया था, ना परिवार विकसित थे, वो केवल कंदमूल फल खाता था। और कंदमूल फल खाया और जो जानवर मारता था तो उसे कच्चा मांस खाता था। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, यहाँ पर इसे आग की जानकारी हो गई थी। आग की क्या हो गई? अग्नि की इसे जानकारी हो गई थी। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत डिटेल में इतिहास के सेक्शन में लेके नहीं जाऊँगा। तो पुरापाषाण काल की विशेषताओं में अगर पूछे तो चित्रकला का विकास है, आग की जानकारी है, और हथियार यानी उपकरण बनाना स्टार्ट कर लिया। और इस उपकरण जो है बनाया था वो था हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी। तो लेकिन मध्यपाषाण काल तक आते आते, ध्यान रखना, मध्यपाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने जो हथियार थे वो आकार में कैसे कर लिए? छोटे कर लिए। लेकिन इसकी जो क्षमता हो गई वो तीक्ष्ण हो गई। और यहाँ पर मिलेंगे आपको माइक्रोलिथ। कौन से उपकरण मिलेंगे? छोटे छोटे उपकरण मिलेंगे, उन्हें माइक्रोलिथ कहेंगे। लेकिन मध्यपाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन करना सीख लिया, और कुत्ता इसी काल में हमारा दोस्त बना है। तो यहाँ से क्या हुआ? कुत्ता पारिवारिक में आया, और दूसरा यहाँ से मनुष्य ने पशुपालन सीख लिया। और पशुपालन की हम बात कर लेते हैं तो पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो हमें 2 जगह से प्राप्त हुए हैं। एक तो हमें मिला है बागोर से, और ये बागोर कहाँ पर है? ये हमारा राजस्थान में है।
कहाँ पर है, राजस्थान में है। और दूसरा मिला है आदमगढ़, आदमगढ़। और ये जो आदमगढ़ है ये आपका एमपी में है, और यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से हमें, जब आपको सारा कुछ याद रखेंगे, प्राचीनतम से प्राचीनतम वो पूछा जा सकता है। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य तो हो गए, ये हो गए। लेकिन जो ये मध्य पाषाण काल में और मनुष्य ने क्या क्या खोजा, तो उसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। मध्य पाषाण में इसने डोंगी का विकास किया। डोंगी क्या कहते हैं, ये पानी में तैरती है, ये नाव का जो प्रारंभिक स्वरूप होता है उसे डोंगी कहते हैं। तो डोंगी भी किस में बनी है, वो मध्य पाषाण काल में बनी है। दूसरा, इसी काल में तीर कमान का विकास हुआ है, यानी शिकार करने के लिए मनुष्य ने क्या किया, तीर कमान का प्रयास किया, तीर कमान का आविष्कार किया। तो तीर कमान का जो आविष्कार है वो आपका मध्य पाषाण काल में हुआ है। और यहीं से इसने कपड़े पहनने लगा, किसके, छाल और खाल के। छाल और खाल के मनुष्य ने जो कपड़ा पहनना स्टार्ट किया है वो मध्य पाषाण काल में किया है। साथ ही यहाँ पर इसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, जिसमें आपका भेड़, बकरी, भैंस और गाय प्रमुख थी। तो ये जो पालते थे, इससे इन्हें पशुधन भी प्राप्त होता था, प्लस दूध भी प्राप्त होता था। तो जैसे जैसे मध्य पाषाण काल व्यतीत होता गया, मनुष्य और जानवरों के संपर्क में आता गया है। तो मध्य पाषाण काल की विशेषता पशुपालन है, और चित्रकला आपकी पूरा पाषाण काल की है। लेकिन अभी भी कृषि का विकास नहीं हुआ है। अब आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या किया, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल, इस शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन लुबाक ने किया है। किसने किया है, जॉन लुबाक ने किया था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। और इसमें इन्होंने ये नवपाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो यहाँ से हमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जॉन लुबाक की पुस्तक कौन सी थी, नवपाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। नवपाषाण काल में क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि मनुष्य ने अग्नि का प्रयोग सीख लिया था। तो ये नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं। दूसरा क्या किया उसने, दूसरा इसमें पत्थर का आविष्कार कर दिया। क्या किया, पत्थर का आविष्कार किया। पत्थर का आविष्कार नहीं है, पहिए का आविष्कार है। किसका आविष्कार है, पहिए का आविष्कार कर दिया। और पहिए के आविष्कार ने इस युग में क्रांति पैदा कर दी। क्यों, क्योंकि पहिए के आविष्कार से मृदभांड कला का विकास हो गया। मृदभांड कला का क्या हुआ, तीव्रतम विकास हुआ। साथ ही यहाँ से परिवहन का जो साधन है वो भी विकसित हुआ, और मनुष्य को एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाने में बहुत आसानी हो गई। इसीलिए पहिए के आविष्कार को नवपाषाण काल में क्रांति कहा गया है। साथ ही यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये पत्थर पर पॉलिश करना सीख लिया। मनुष्य ने पत्थर पर क्या करना, पॉलिश करना सीख लिया। यहाँ से पॉलिश करना सीख लिया। और यहीं से मनुष्य ने पकाकर खाना, क्या पर पकाकर खाना स्टार्ट कर दिया। जो पकाकर जो खाना है उसे खाना स्टार्ट कर दिया। तो अग्नि का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, पत्थर का पर पॉलिश करना, मृदभांड कला का विकास, और यहाँ पर ही आपका हो जाएगा कृषि का विकास। जब कृषि का विकास होगा तो यहाँ पर अब मनुष्य का जीवन स्थायी जीवन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या जीवन हो गया, स्थायी जीवन हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि नवपाषाण काल में अग्नि का प्रयोग शुरू हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, पत्थर पर पॉलिश, पका का खाना, और कृषि का विकास और स्थानीय जीवन। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे पहले कृषि का विकास कहाँ हुआ। अब बात आई स्थल की। स्थल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से स्थल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले की बात कर ले कि सबसे पहले कि चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य की बात कर रहा हूँ, प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। तो कृषि का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कृषि का जो प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो आपका लहुरा देव से हुआ है। लहुरा देव, और ये कहाँ पर है लहुरा देव, ये संत कबीर नगर में है। कहाँ पर है, संत कबीर नगर में है। अब देखो आप बहुत से ये जो चीज़ें बार बार रिवाइज करेंगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि
उत्तर प्रदेश लोग जो यूपी ट्रिपल एस सी का जो एग्ज़ाम है थोड़ा गंभीरता से इस बार आने वाला है, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा। अगर हल्के में लेंगे तो फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं रह जाता है। तो मैंने इसमें प्राचीनतम साक्ष्य की बात कर रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? लहुरा देव। लेकिन लहुरा देव से पहले, अभी तो ये लहुरा देव हो गया है, लेकिन अगर प्रश्न में मेहरगढ़ दे रखा है, ठीक है, मेहरगढ़ दे रखा है तो लहुरा देव लगाएंगे। अगर लहुरा देव नहीं है तब आप मेहरगढ़ लगाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का वो लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। अब यहीं से मनुष्य के द्वारा सबसे पहले यब उगाया था। यब मतलब जौ उगाया गया था। अगर पूछ ले कि मनुष्य ने सबसे पहले किसकी खेती स्टार्ट की है तो वो है यब, यानी जौ है। और मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त पहली धातु, प्रयुक्त जो प्रथम जो धातु है वो आपका तांबा है। ध्यान रखिएगा, क्या है? तांबा है। तांबा के बाद इन्होंने बनाया कांसा, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका लौह काल, लोहे का प्रयोग। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने तांबे का जो प्रयोग किया है। तो मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त पहली जो धातु है वो आपकी तांबा है। पहले उगाया हुआ जो अन्न है, अनाज है, वो आपका जौ है। और मैंने बताया कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य आपको लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। अब बात आई चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। चित्रकला का जो प्राचीनतम साक्ष्य, चित्रकला का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो आपको मिला है कहाँ से? भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ पर है? ये एमपी में है। और यहाँ पर गुफाओं में पुरापाषाण कालीन में के जो मनुष्य थे उनके द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं वो यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो क्या बताया मैंने? चित्रकला का जो प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। अब बात आती है कि सबसे पुराने चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चावल के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो आपके कोल्डी हवा से मिले हैं। और बात करें हमारे यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य की बात, तो पशुपालन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो आपका दो जगह से प्राप्त हुआ है। एक जगह है बागोर और दूसरी है आदमगढ़। कौन सी है? आदमगढ़। बागोर आपका राजस्थान में है और जो आदमगढ़ है वो आपका मध्य प्रदेश में है। तो चित्रकला का जो प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो आपका भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। तो ये सारे याद करने पड़ेंगे, आपको बार बार याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको 25 में से 25 नंबर लाने हैं, तो कोई ऑप्शन आपको नहीं छोड़ना है। साथ ही चावल के प्राचीनतम साक्ष्य में कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य में बागोर और आदमगढ़ से मिले हैं और ये राजस्थान और एमपी में है। बागोर राजस्थान में है, आदमगढ़ आपका एमपी में है। मातृ देवी की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मातृ देवी की प्राचीनतम मूर्ति की प्राचीनतम जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये यहाँ से भी एक पूछ सकता है और ये आपका आंसर है हथनौरा से। और हथनौरा जो है वो एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में। साथ ही यहाँ से पूछ सकता है और गर्त आवास, सबसे प्राचीनतम जो गर्त आवास हैं है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गर्त आवास प्राप्त हुए हैं आपको बुर्ज होम और गुफ कराल से प्राप्त हुए हैं। गुफ कराल से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो सेक्शन है वो मैंने आपको बताया। क्या बताया? कि जो गर्त आवास जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो आपका बुर्ज होम और गुप्त काल से प्राप्त हुआ है। मातृ देवी की जो प्राचीनतम मूर्ति है वो आपकी हथनौरा से प्राप्त होती है, जबकि प्राचीन जो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो बागोर और आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। और जो चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कोल्डी हवा से प्राप्त होता है। और चित्रकला का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो भीमबेटका से प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ पर एक और रह गया, हड्डी के उपकरण की हम बात कर लेते हैं। हड्डी के जो उपकरण हैं हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो आंसर आ जाता है वो है आपका चिरांद। और ये चिरांद कहाँ पर है? ये चिरांद आपका बिहार में है। कौन सा है? बिहार में है। तो इस तरह से मैंने आपको पाषाण काल में ये चीज़ें बताई। तो धारणा कृषि का जो विकास है उसका आंसर कहाँ पर है? वो आपका कृषि का जो विकास है वो नवपाषाण काल में है। तो ये गलती नहीं करेंगे आप। और यहाँ से संभावित ये प्रश्न हैं जो आ सकते हैं वो आपने पढ़े होंगे। अब हम
पढ़ेंगे जो गांव का जो विकास हुआ है, चूँकि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो तो नगरीय सभ्यता है, ठीक है, लेकिन ग्रामीण सभ्यता की बात करें तो वो है वैदिक सभ्यता। कौन सी है? वैदिक सभ्यता। और यहाँ से वैदिक जो सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वैदिक काल में पढ़ेंगे, फिर आपको पढ़ेंगे मगध में आपका ग्रामीण विकास कैसे हुआ, फिर आपका जो मौर्य काल में ग्रामीण विकास कैसे हुआ, मौर्य काल के बाद में आपका जो गुप्त काल में कैसे ग्रामीण का विकास हुआ, और दक्षिण में हम जाएंगे तो हमें आपको चोल मिलेंगे, चोल साम्राज्य का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो मध्यकालीन भारत में, कहाँ पर? मध्यकालीन भारत में ग्रामीण विकास, और इसमें दो सेक्शन हो जाएंगे, एक हो जाएगा सल्तनत काल में विकास, और दूसरा हो जाएगा मुगल काल में ग्रामीण विकास, मुगल काल में ग्रामीण का विकास। और फिर आधुनिक भारत में, कब? आधुनिक भारत में ग्रामीण का विकास, और यहाँ टैक्सेशन की व्यवस्था पूछी जा सकती है। इतना जो है वो केवल एक फर्स्ट लेक्चर में आएगा, और इससे संभावित सारे आने वाले प्रश्नों का जो संकलन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। देखिए, अगला जो नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारा वैदिक सभ्यता का।